चलिए दोस्तों, अब लास्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आइए। बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 15 में पढ़ाने लायक सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो है पे बैक पीरियड। इसके अलावा तो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अल्फ़ा कंपनी करके कोई कंपनी है, कहता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट 4 तरीके के गिवन है। प्रोजेक्ट ए है, बी है और सी है एंड डी है। केस फ्लो की बात करें तो टोटल 3 साल तक ये चलने वाले प्रोजेक्ट है, जिसमें ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल चलेगा। मतलब कि कहता है कि 10,000 का खर्चा करो और 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली इसमें लॉजिक लगाने लायक तो कुछ भी है ही नहीं। प्रोजेक्ट ए में मतलब क्या ही मतलब फ़ायदा है, 10,000 का खर्चा करना है, 10,000 मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है। प्रोजेक्ट बी कहता है कि 10,000 का खर्चा करिए ईयर 0 पे, और ईयर 1 में 7,500 मिलेंगे, ईयर 2 में 7,500 मिलेंगे। हाँ, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। इसके बाद प्रोजेक्ट सी की बात करें तो 10,000 का खर्चा करना है और 2,000, 4,000, 12,000 इस तरीके से 3 साल में अमाउंट मिलेगा। और प्रोजेक्ट डी में भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि एनालिसिस करिए, रैंक दीजिए प्रोजेक्ट को और मेथड जो है वो अपनाइए। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, टेक्निक्स है, राइट। कि पे बैक पीरियड एक टेक्निक है, ARR टेक्निक है, IRR एक टेक्निक है, NPV एक टेक्निक है। ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, इसमें से हमें अपनाना होता है। तो ये वही कह रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, उसके हिसाब से हमें ये बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मतलब कि रैंकिंग के हिसाब से हमें बताइए। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि एक काम करिए, सबसे पहले जो पे बैक की टेक्निक है उसके हिसाब से हमें ये बताइए कि कौन सा यहाँ पे बेहतर आपके पास में जो कौन सा बेहतर यहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज़ आपको यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर दे देते हैं। सबसे पहले पे बैक पीरियड, जिसको मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। इसी के साथ हमारा पे बैक पीरियड ख़त्म हो जाएगा। एक जो एकदम छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है, पे बैक पीरियड ये कहता है आपके पास में कि आपको ये निकालना है कि जो खर्चा किया वो कितने साल में आपके रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो कहता है कि 2 लाख का खर्चा करना है और फिर फ्यूचर में 5 साल तक 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि 2 लाख का खर्चा किया वो कब तक रिकवर हो गया। आगे जो कमाया वो ठीक है, लेकिन 2 लाख का खर्चा किया वो कितने टाइम में रिकवर करा। ठीक है, ये होता है पे बैक पीरियड। एक एग्जांपल से समझे तो प्रोजेक्ट नंबर डी पे देखिए। प्रोजेक्ट नंबर डी क्या कहता है। प्रोजेक्ट नंबर डी यहाँ पे कहता है, प्रोजेक्ट नंबर डी कहता है कि 10,000 का खर्चा करा है। पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि जो खर्चा किया वो कितने टाइम में रिकवर किया। पे बैक पीरियड का मतलब होता है जितना खर्चा किया उतना कब तक रिकवर, उससे ऊपर जो कमाए वो ठीक है, वो पे बैक पीरियड नहीं देखता। पे बैक पीरियड इतना ही देखेगा कि जो खर्चा किया वो कितने टाइम में रिकवर किया। तो सर 10,000 का खर्चा किया, 10,000 कब तक मिल गए। तो कहता है कि पहले ही साल में चलो 10,000 पूरे मिल जाए। ठीक है, तो इसका पे बैक पीरियड होगा 1। पे बैक पीरियड होगा कितना, 1। ठीक है, ऐसे ही ए, बी, सी और डी। डी का पे बैक पीरियड कितना होगा, 1 ईयर। ठीक है, ईयर्स में सारे आंसर आएंगे, 1 ईयर। इसके बाद मैं अगर सी की बात करूँ, सी की बात करें अगर हम, तो सी में क्या कहता है। सी में हमारे पास में सी की बात करें तो सी कहता है कि 10,000 का ही खर्चा किया है। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10,000 रिकवर कब तक हो जाते हैं। तो देखिए, साल 1 में, फर्स्ट ईयर में 2,000 ही रिकवर हुए। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो अभी भी 8,000 रिकवर करने बाकी है। 10,000 कब तक रिकवर होते हैं वही मुझे देखना है। तो पहले साल में 2,000 ही रिकवर किए। ठीक है, पहले साल में 2,000 ही रिकवर किए, मतलब कि पहला साल तो लग गया। ठीक है, प्लस कहता है दूसरे साल में 4,000 रिकवर किए। अब दूसरे साल में 4,000 रिकवर किया आपने। ठीक है, दूसरे साल में आपने 4,000 रिकवर किए, तो दूसरे साल में 4,000 मतलब कि कैलकुलेटर लेके बैठिए। सिंपली कैलकुलेटर में लिखते जाइए कि 10,000 की रिकवरी हुई है। 10,000 में से पहले साल में 2,000 मिल गया, मतलब कि पहला साल तो पूरे का पूरा लग गया। ठीक है, पहला साल तो पूरे का पूरा लग चुका है। तो पहला साल तो पूरे का पूरा लग चुका है, तो उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं पूरे का पूरा। ठीक है, तो 10,000 में से 2,000 माइनस कर दिया, अभी भी 8,000 की ज़रूरत है। दूसरे साल में क्या था, 4,000 कमाया।
तो 4,000 हमने कमाया, मतलब कि दूसरा साल भी लग चुका है। तो यहाँ पे एक और साल लग चुका है, ठीक है। प्लस थर्ड ईयर में कहता है कि 12,000 कमाया, ठीक है। लेकिन पे बैक पीरियड कहता है कि 10,000 की रिकवरी कब तक हुई वो हमें बताइए, और कुछ नहीं जानना। 10,000 की रिकवरी कब तक हुई वो हमें बताइए, खर्चा कब तक रिकवर, ऊपर जो कमाए वो हमको जानना ही नहीं है। पे बैक पीरियड सिर्फ इतना कहता है खर्चा कब तक रिकवर हुआ। तो सर फर्स्ट ईयर तो पूरे का पूरा लग चुका है, सेकेंड ईयर पूरे का पूरा लग चुका है, थर्ड ईयर में पूरे का पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से हमें चाहिए कितना, 4,000। 10,000 रिकवर करने के लिए इसमें से 4,000 चाहिए, आपने कमाया कितना, 12। तो इसमें से 4,000 रिकवर करने के लिए कितना वक्त लगा होगा वो हमें को चाहिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखिए पूरे साल में हमने कितना कमाया सर, 12,000, ठीक है। तो 12,000 डिवाइड बाई मैं 12 कर दूँ तो पर मंथ मिलेगा, ठीक है। और इंटू में कर दूँ 4,000, या फिर इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, एक सिंपल सा तरीका समझिए, जितना भी चाहिए ना अमाउंट उसे डिवाइड बाई कर दीजिए। आप एक काम करिए, आपका यही बेहतर ट्रिक रहेगा कि जितना भी यहाँ पे अमाउंट चाहिए ना उसे डिवाइड बाई कर दो टोटल। 4,000 अमाउंट चाहिए, 12,000 में से 4,000 डिवाइड बाई 12,000 कर दो। 4,000 डिवाइड बाई 12,000 मतलब कि कितना आएगा, 0.33। डायरेक्ट इसका टोटल लगा दो 2.33। लो जी आंसर आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आंसर, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 3 करें तो यहाँ पे 0.33 और 2 प्लस करें, मतलब कि यही आंसर है आपका 2.33 ईयर्स, राइट। बी के लिए देखिए, बी 10,000 खर्चा करना है, 10,000 रिकवर कब तक होते हैं सर, पूरा पहला साल तो पूरे का पूरा लग चुका है, तो फर्स्ट ईयर तो पूरे का पूरा लग चुका है। क्या सेकेंड ईयर भी पूरा लग चुका है, आंसर इज़ नो। सेकेंड ईयर में हमें कितने चाहिए रिकवर करने के लिए, 10,000 में से 7,500 तो पहले साल में मिल गए। अभी हमें चाहिए इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2,500, 2,500 ही चाहिए। तो करना क्या चाहिए, जितना भी चाहिए ना ऊपर लिखो, डिवाइड बाई ये टोटल अमाउंट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में। सिंपल ट्रिक एकदम, 2,500 डिवाइड बाई 7,500 आपके पास में आ जाएगा 0.33, तो 0.33। आंसर इज़ 1 प्लस 0.33 मतलब कि 1.33 ईयर्स, ख़त्म कहानी। और यहाँ पे तो सीधी सी बात है, 10,000 का खर्चा किया, एक साल में मिल गया, तो ये तो आंसर 1 है। लो जी काम ख़त्म, पे बैक पीरियड आपके पास में आ चुका, ठीक है। पे बैक पीरियड से ही रिलेटेड मुझे चीज़ें पढ़ानी है, क्योंकि यहाँ पे ARR IRR ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आपके पास में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो मेनली तो ARR IRR ये सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ानी, मुझे मेनली पे बैक पीरियड पढ़ाना है, ठीक है। पे बैक पीरियड को और क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आइए, कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे आइए। यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कि सर पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है। तो पे बैक पीरियड निकालने की कोशिश करते आइए। कहता है पे बैक पीरियड आपके पास में तीनों प्रोजेक्ट के निकालने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। पे बैक पीरियड कहता क्या है सर, पे बैक पीरियड सिंपली एक ही बात कहता है, इनकम को छोड़ दो, जितना खर्चा किया वो कब तक रिकवर किया वो हमें बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ए के लिए पे बैक पीरियड निकालें, तो खर्चा कितना किया वो बताओ, 5,000। कैलकुलेटर में 5,000 लिख लो। अब सिंपली जितनी इनकम होती रहेगी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। 5,000 कब तक रिकवर हुआ, देखिए पहले साल में 900 रिकवर हुआ, तो 900 माइनस कर देंगे। अब कितना रिकवर करना है, 4,100, 4,100 रिकवर करना है। तो 900 दूसरे साल में रिकवर किया, तो 900 और माइनस कर देंगे। अभी कितना चाहिए, 3,200। इसी तरीके से 900 और कमाया थर्ड ईयर में, मतलब कि फर्स्ट ईयर पूरा लग चुका है, सेकेंड पूरा, थर्ड पूरा, ठीक है। इसी इसके बाद यहाँ पे 900 ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा आपके पास में, ठीक है। और अब रुक जाइए, ये 4 और 5 तो लग चुका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए कितना, अब सर हमें 500 रुपये चाहिए। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ 500 चाहिए, अभी हमें 900 पूरा नहीं चाहिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 500 ही चाहिए, ठीक है। हमारा 5,000 की रिकवरी ख़त्म हो जाएगी बस, ठीक है। तो क्या करना है सर, 5 साल तो पूरे लग गए, तो मतलब कि 5 साल तो पूरे ही है। 5 प्लस करना है ये 500 डिवाइड बाई कितना चाहिए, डिवाइड बाई कितना है, 900। कितना चाहिए डिवाइड बाई कितना है, 5 ईयर तो पूरे लगे, इसमें से कुछ लगेगा, कितना लगेगा देखिए, 500 डिवाइड बाई 900 और प्लस 5, मतलब कि आंसर इज़ 5.55 बार, मतलब कि 5555 इस तरीके से। लो जी प्रोजेक्ट ए का काम ख़त्म, ए का सिंपल सा है। प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेशन करें तो खर्चा बताइए कितना किया है सर, सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालना है, आंसर इज खर्चा कितना किया है, 5,000। रिकवर कितने टाइम में होता है, आइए कैलकुलेटर में 5,000 लिख देते हैं।
पहले साल में 700 की रिकवरी करी, माइनस कर दीजिए 700। पहला साल तो पूरा ही लग चुका, यहाँ पे मार्क करते चलेंगे। पहला साल पूरा लग चुका 700, माइनस कर दिया 700, अभी भी 4300 चाहिए। दूसरे साल में 800 कमाए, ठीक है, तो 800 भी पूरा ही लग चुका, फिर भी अभी भी चाहिए, तो दूसरा साल भी पूरा लग चुका है। 900 की रिकवरी करी तीसरे साल में, तो तीसरा 900 माइनस करेंगे, अभी भी हमें 2600 चाहिए, 900 पूरा लग चुका, थर्ड ईयर भी पूरा। इसके बाद 1000 की रिकवरी करी फोर्थ ईयर में, तो 1000 माइनस कर दो, अभी भी चाहिए क्या? आंसर इज यस, 1000 तो पूरा ही लग चुका, तो फोर्थ ईयर भी पूरा लग चुका। अभी हमें कितना चाहिए? 1600, तो ये भी पूरा ले लेंगे, 1100। पाँचवा साल भी पूरा लग चुका, 1100। अभी कितना चाहिए सर? 500, मतलब कि ये 1200 में से मुझे 500 ही चाहिए, तो कर दो भाई। पहला 5 साल तो पूरा ही लग चुका, तो 5 तो पूरे ही लगे हैं, प्लस ये 500 डिवाइड बाई 1200, 500 डिवाइड बाई 1200, और आपके पास में आंसर सही आएगा। 500 डिवाइड बाई 1200 प्लस 5, तो ये आपके पास में आंसर आएगा 5.4166 इस तरीके से बार। लो जी, क्वेश्चन ख़त्म। इसके बाद सी पॉइंट, कितना खर्चा किया सबसे पहले ये बताओ। 5000 का खर्चा किया, लिख दो 5000 कैलकुलेटर में, लिख दिया। पहले साल में कितना रिकवर किया, मार्क करते चलेंगे ईयर पे। कितना रिकवर किया पहले साल में? सर पहले साल में 2000 की रिकवरी करी, लिख दो कैलकुलेटर में, 2000 माइनस कर दिया। अभी कितना चाहिए सर? 3000। तो यहाँ पे दूसरे साल में भी 2000 की रिकवरी, तो पहला और दूसरा पूरा लग चुका, तो माइनस 2000। अभी कितना चाहिए? 1000। तीसरे साल में 2000 की रिकवरी करी, हमें चाहिए कितना सर? इसमें से सिर्फ और सिर्फ 1000 चाहिए, तो बस काम ख़त्म हो गया। 2 साल पूरा पूरा लगा है, तो 2 प्लस यहाँ पे कितना चाहिए सर? चाहिए 1000, है कितना सर? 2000 डिवाइड बाई 2000, चाहिए कितना? है कितना? डिवाइड बाई करेंगे, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई 2000 प्लस 2, तो ये लीजिए 2.5 आपके पास में ये ईयर्स है सारे के सारे, राइट। पे बैक पीरियड में ईयर्स निकल के आते हैं, तो ईयर्स लिखना भूलना नहीं है, ईयर्स। लो जी, पे बैक पीरियड ख़त्म। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। पे बैक पीरियड एकदम से आपको क्लियर ही होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे इसका पे बैक पीरियड बताइए ज़रा। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आप खुद करेंगे। देखिए, पे बैक पीरियड निकालना है, क्वेश्चन ने कहा है, ठीक है। पे बैक पीरियड निकालना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग में? सर खर्चा कितना का है, सबसे पहले वो ही बताओ। इनकम विनकम बाकी बाद में देखेंगे, सबसे पहले खर्चा कितना किया। तो कहता है क्वेश्चन, एक परचेज किया है न्यू प्लांट 80,000 का, परचेज मतलब कि खर्चा 80,000 का खर्चा है। अब हमें बताओ कि ईयरली आपने इनकम कितनी कमाई है। तो कहता है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो बताइए, आपको यहाँ पे पूछा है कि पे बैक पीरियड कितना होगा, खुद से निकालेंगे जल्दी से। अच्छा, किसी को यहाँ पे तो समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये वर्ड लिखा है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब डायरेक्ट कैश फ्लो। अगर आप अपना स्टेटमेंट देखेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था, उसमें क्या करना होता है सर? टैक्स आपने काट लिया, ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस एड बैक करना होता है, मतलब कि ख़त्म करना होता है डेप्रिसिएशन की इफेक्ट को। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब कि इफेक्ट ख़त्म करके डायरेक्ट कैश फ्लो गिवन है, राइट। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, ये डायरेक्टली इनफ्लो आपको गिवन है, कैश इनफ्लो। तो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जल्दी से 80,000 कितने पीरियड में रिकवर होते हैं, आंसर निकालेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे सर? खर्चा कितना है, पे बैक निकालना है। सबसे पहले ये बताओ खर्चा कितना है? 80 लाख, 80 लाख रुपीज़ कैलकुलेटर में लिख दिया। अब इनफ्लो में जाएंगे, एक के बाद एक माइनस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 14 लाख कमाया है, 14 लाख तो पूरा ही माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर तो पूरा लग चुका है, माइनस 14 लाख। अभी कितना चाहिए सर? अभी चाहिए 66 लाख। सबसे सेकेंड ईयर 14 लाख कमाए, पूरा ही ले लेंगे, माइनस 14 लाख। सेकेंड ईयर पूरा लग चुका, थर्ड ईयर भी पूरा लग जाएगा, ठीक है, 14 लाख, थर्ड ईयर भी पूरा लग चुका। इसके बाद फोर्थ ईयर भी पूरा लगेगा, क्योंकि अभी भी 38 लाख चाहिए, 14 लाख ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ ईयर भी पूरा लेना पड़ेगा 14 लाख, क्योंकि 24 लाख रुपीज़ चाहिए, जिसमें से फिफ्थ ईयर में से 14 लाख मिल जाएगा। अब कितना चाहिए सर? 10 लाख। सिक्स ईयर में अगर देखें तो 16 लाख की कमाई है, हमें तो कितना चाहिए इसमें से? सिर्फ और सिर्फ 10 लाख, सिर्फ और सिर्फ 10 लाख चाहिए, ठीक है। तो 10 लाख डिवाइड बाई 16 लाख कर दो, आंसर आपके पास में। तो 5 साल तो पूरे ही लगे, तो 5 साल तो पूरे ही लगे, प्लस 10 डिवाइड बाई 16,
निकाल लो आंसर, आपके सामने आंसर होगा 10 डिवाइड बाई 16 प्लस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5.625, बट ईयर लिखना भूलना नहीं है, ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक बार के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आंसर। ये लीजिए आपके पास में 5.62 ईयर्स। ठीक है, 5.62 ईयर्स लीजिए। ओके, 5.62 ईयर्स। अब यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, राइट। मैं आपको लेकिन फिर भी बता दूंगा, हो सकता है एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले तो वो मैं बता दूंगा, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। तो पे बैक पीरियड आपके पास में क्लियर हो जाता है। पे बैक पीरियड जो है वो आपके पास में क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर एक और कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो, पे बैक पीरियड पूछा हो, फर्स्ट क्वेश्चन में पे बैक है लेकिन वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं खुद कराऊंगा। ओके, ऊपर ऊपर से देखने पे तो पे बैक का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये इतने तो आप, मुझे लगता है इतने में तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा पे बैक पीरियड से रिलेटेड। ठीक है, पे बैक पीरियड से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका होगा। अब इसे एक बार लिख लेते हैं ताकि हमारे पास में ये नोट्स में रहे। ठीक है, हेडिंग दे देंगे पे बैक पीरियड। आप भी साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे होगे, राइट। पे बैक पीरियड स्पेशल केसेस में हमारा थर्ड पॉइंट है। दो पॉइंट हमने अभी तक लिए हैं। सबसे पहला डिविजिबल प्रोजेक्ट, नॉट डिविजिबल प्रोजेक्ट का पॉइंट। दूसरा हमने लिया था अनइक्वल लाइव्स, जहाँ पे दो मेथड हमने पढ़ी थी, मेथड 1 रिप्लेसमेंट, मेथड 2 इक्विवेलेंट। और हमारा थर्ड पॉइंट अब आने जा रहा है आपके पास में पे बैक पीरियड। ठीक है, पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड में क्या है, सिंपली हमें यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ देखना है, खर्चा जब किया, ठीक है, जितना भी किया खर्चा वो रिकवर कितने साल में होता है, बस। ठीक है, ये लीजिए, लिख लीजिए, इन हाउ मेनी ईयर्स द एक्सपेंस कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इनफ्लो। जो हमारा इनफ्लो है उसमें से कितने साल लगे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रिकवर करने में, वही पीरियड है पे बैक पीरियड। देखिए, पे बैक पीरियड में आपका क्या होता है, जितना कम होता है वो बेहतर होता है। भाई, आपका खर्चा जितना जल्दी रिकवर हो जाए वही बेहतर पॉइंट होता है। अगर हमारे पास में, अगर हम जो कहाँ से स्टार्ट किया था, इलस्ट्रेशन नंबर 15 कहता था कि आपके पास में मुझे रैंकिंग दीजिए। अगर पे बैक पीरियड के हिसाब से रैंकिंग दे तो आप देखिए, पे बैक पीरियड के हिसाब से इन लोगों ने रैंकिंग दिया है। सबसे पहला रैंकिंग किसको दिया, ए और डी को। ए और डी में देखिए सबसे कम ईयर्स लगे होंगे, ए और डी में एक साल में ही रिकवरी हो गई, इसलिए रैंकिंग इसे 1 देंगे। इसके बाद सेकेंड रैंकिंग किसे देंगे, ये रैंक 1 में चला गया, ये भी रैंक 1 में क्योंकि एक ही साल लगा। इसके बाद किसको देनी चाहिए, ये 1.33 है, इसे रैंक 2 देना चाहिए और इसे 3 देना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए बी को 2 रैंक मिला होगा, तो देख लीजिए बी को 2 और सी को 3। जितना कम पीरियड में आप जितनी रिकवरी कर पाएंगे वही तो बेहतर है, जितना खर्चा हमने किया है अगर वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है तो वही तो बेहतर प्रोजेक्ट है, राइट। तो वो तो हमें पता चलता है। और ARR IRR वगैरह में तो आपको सिंपली समझ में आता है, ये चीज़ में तो कोई मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्टी हो, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ARR की कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है, ARR की कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ARR में यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड मेथड से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट मेथड से आप कैलकुलेशन यहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन में यहाँ पे जो गिवन है, तो इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के आधार पे यहाँ पे ARR जो है वो थर्ड मेथड से कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो हम ऐसा यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा और ये सब बड़ा क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे ARR IRR है, तो हम ARR में थर्ड मेथड अपनी जो थी, ARR में हमारी फर्स्ट मेथड क्या थी सर, एनुअल बेसिस, जिसका फॉर्मूला था प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय हम इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग करते थे। सेकंड फॉर्मूला था क्या सर, टोटल इन्वेस्टमेंट बेसिस, मतलब कि इसमें फॉर्मूला था कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट एट बिगनिंग। और जो थर्ड फॉर्मूला था
एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला हम यूज़ करके आएंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो एक फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, वो है हमारा थर्ड मेथड वाला, एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस वाला। ठीक है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे और आपके पास में डिवाइड बाय एवरेज, आपके पास में सॉरी एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट लेंगे। देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पे इनकम टोटल आपको दे रखा है। जैसे कि अगर बी के लिए निकाले तो देखिए बी का टोटल प्रॉफिट कितना है, 7,500, 7,500, 7,500 प्लस 7,500, 15,000, जिसमें से खर्चा कितना है 10,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ 5,000, 5,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 5,000 डिवाइड बाई 2 2,500, 2,500, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना किया 10,000, 10,000 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 5,000, तो 2.5 और डिवाइड बाई 5, 50%, राइट। अगर मैं यहीं पे बात करूँ सी में, तो टोटल प्रॉफिट है कितना आपका, सॉरी टोटल इनकम, प्रॉफिट तो अभी निकालना है। टोटल इनकम कितनी हुई सर, 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000, टोटल इनकम हुई है 18,000। टोटल इनकम 18,000 हुई, जिसमें से 10,000 अपना खर्चा था। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर, प्रॉफिट 8,000। तो यहाँ पे लेंगे 8,000, यहाँ पे कौन सा है प्रोजेक्ट आपके पास में सी, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे सर 8,000, 8,000 डिवाइड बाई क्या, एवरेज लेना होता है ना, तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि मैंने याद करवाई है, मैंने एग्जांपल भी लिखवाया था कि एवरेज प्रॉफिट में ऑलवेज ध्यान रखिए जितने नंबर ऑफ ईयर है उतना डिवाइड करेंगे। मतलब कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ईयर है इनफ्लो, नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पे 3, तो डिवाइड बाई 3, ठीक है। और डिवाइड बाई यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट में ऑलवेज डिवाइड बाई 2 ही करना होता है, राइट। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें नंबर ऑफ ईयर नहीं देखे जाते। तो 10,000 डिवाइड बाई 2, तो ये लीजिए आपके पास में आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिए, ये 53% कुछ आ जाएगा। लीजिए क्लियर। तो एवरेज जो है आपके पास में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो थर्ड मेथड जो है वो हम अप्लाई कर देंगे एज पर ICAI मॉड्यूल, इसने यहाँ पे यही किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सिंपली जिसका सबसे ज़्यादा रेट होगा वो रैंक 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे रैंक 1 कौन सा रहेगा सर, प्रोजेक्ट सी। इसके बाद उसके कम यहाँ पे प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट डी थर्ड नंबर पे होगा, ये प्रोजेक्ट डी फोर्थ, ठीक है। तो देख लीजिए मार्किंग यहाँ पे जो आपका सी बी, सी बी ए, सॉरी CBDA, तो देख लीजिए CBDA, ठीक है। ये मार्किंग आपके पास में ख़त्म। IRR निकालेंगे, 2 रेट एज्यूम करने होते हैं, उसके हिसाब से एक परसेंटेज निकालना होता है, परसेंटेज आपके पास में निकाल लेंगे। मैं बता दूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है जहाँ पे आपको इतना सारा निकालने के लिए। और IRR तो एक मेरे ख्याल से मतलब जनरली पूछा ही नहीं जाता, और अगर पूछा जाता है तो 4-5 रीड क्वेश्चन में गिवन होते हैं, उसी में से हमें कोई ना कोई लेके चलना होता है। तो IRR को तो मैं तो कहूँ यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अगर आपने इलस्ट्रेशन कर रखे तो मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा IRR में प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो बिना रेट वाले होते हैं ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे जो रेट वाले मतलब कि क्वेश्चन में रेट गिवन होता है वो प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो फिर बस फॉर्मूला वगैरह याद रखिए, स्टेप मैंने लिखा है वो याद रखिए बस। फिर नोट्स को ही रिवाइज करते चलिए, फिर वो और कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास में। उसमें भी रेट सबसे ज़्यादा होगा उसे रैंक 1 देंगे, उसके बाद रैंक 2 कम होगा, ठीक है। एनपीवी में रेट नहीं होता, अमाउंट होता है, ठीक है। एनपीवी का मतलब नेट प्रॉफिट आपके पास में, राइट। तो नेट प्रॉफिट मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, पॉजिटिव, वो आपका बेस्ट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सी में आपके पास में 10% के हिसाब से और 30% के हिसाब से 2 अलग अलग कॉलम बनेगी। 10% के हिसाब से देखें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देख रहा है सी सबसे ज़्यादा बेहतर है, 4,134 कमा के दे रहा है। इसके बाद सेकंड जो है वो दिया जाए यहाँ पे डी को, थर्ड को यहाँ पे बी को देना चाहिए, और फोर्थ आपका ए को। तो यहाँ पे देखें तो CDBA, तो यहाँ पे देख लेते, ये देख लीजिए CDBA। इस तरीके से रैंकिंग, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रैंक 1, उसके बाद रैंक 2, ठीक है। इसके चलिए ये चीज़ आपको पास में क्लियर हो चुकी होगी। सिंपल सिंपल सी बातें होती है, इसमें कोई यहाँ पे इतनी बड़ी बात नहीं होती, सारे क्वेश्चन आपके पास में खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, जो अगर मैं यहाँ पे कह रहा था एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से आता है, यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके का। यहाँ पे एग्जाम में जनरली 99% इस तरीके का क्वेश्चन आता है। देखिए जहाँ पे एनपीवी निकालना है 10%, एनपीवी में तो ऑलवेज परसेंटेज देता है,
लेकिन जनरली क्या होता है हमारे पास में जो बुक में क्वेश्चन है आईआरआर के परसेंटेज हमें एज्यूम करने पड़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा जनरली नहीं पूछा जाता। जनरली एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाता है, इस तरीके का देखिए आईआरआर निकालिए लेकिन 10% और 15% से खुद परसेंटेज वो कहेगा, ठीक है, खुद परसेंटेज वो कहेगा उस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब मैं एक पॉइंट आपको याद करवा दूँ कि सर मैंने कहा था कि पीवी फैक्टर निकालते वक्त पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। उसी के साथ मैंने एक चीज़ कही थी, याद करिए कि अगर क्वेश्चन कुछ बता रहा है, क्वेश्चन अगर पीवी फैक्टर दे रहा है फिर कंपलसरी वही लेना पड़ेगा। फिर सर 4 लेके आए तो गलत। अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है और उसने 3 डिजिट गिवन है तो 3 डिजिट कंपलसरी लेना है, कंपलसरी कंपलसरी, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरे परसेंटेज के लिए भी पीवी फैक्टर दिया है, 2 है 3 है, वही लेना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद ना ही 1 चलेगा, ना ही 4 चलेंगे, ना ही 5 चलेंगे, आपको कंपलसरी वही लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन ने गिवन है। तो इतनी चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो वैसे भी अब सीधी सी बात है, अगर पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दे रहा है तो क्यों कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करना, राइट। पीवी फैक्टर कॉपी पेस्ट कर दो ना, काम खत्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ मैंने क्लियर करवा दी। बिल्कुल इस तरीके का आएगा, ये आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना, मस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। मस्ट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कंपलसरी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ें गिवन होती है, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होता है, पीवी फैक्टर भी मोस्टली गिवन होते हैं, नहीं गिवन होता है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लीजिए ये आपके पास में क्लियर। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद ये सारे पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं मेन क्वेश्चन पे स्विच करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस चैप्टर में से। वो है मिक्स क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक बड़ी बड़ी आपको एक केस स्टडी दी जाती है और उसके बेस पे आपको पूरे का पूरा सॉल्यूशन करना होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 से स्टार्ट होगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मोस्टली वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब बड़े फोकस के साथ ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए हाईलाइटर ले लेते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है हाईलाइटर की, यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट ज़रा हाइलाइटर का यहाँ पे पॉइंट चेंज कर देते। चलिए ओके डन। इलस्ट्रेशन नंबर 18 कहता है कोई HMR लिमिटेड करके कोई कंपनी है, कहता है कि रिप्लेसमेंट करना चाहती है, ओके, रिप्लेसिंग अ मैन्युअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन को वो रिप्लेस करना चाहती है। रिप्लेसमेंट तो जनरली हम देखते आ रहे हैं भाई, अपना फ्लिपकार्ट अमेज़ोन है, वहाँ पे हम फ़ोन भी रिप्लेस करते हैं, आपको पता हो तो, और मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होता है, राइट। ये कॉमन चीज़ है कि अपना ओल्ड फ़ोन देते हैं और उसके बदले न्यू फ़ोन ले लेते हैं। तो ओल्ड फ़ोन के बदले न्यू फ़ोन में कुछ पैसा काट के देता है कि ओल्ड फ़ोन का 5,000 मिल जाएगा। मान लीजिए न्यू फ़ोन जो है 15,000 का है, ओल्ड फ़ोन हम देते हैं तो 5,000 उसका दे देते हैं, रिमेनिंग हमें अमाउंट 10,000 देना होता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें पता है, बस इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी होगी। इतना दिमाग चलता है तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद कहता है कि हम रिप्लेसमेंट करेंगे विथ ओल्ड, आपके पास में ओल्ड मशीन को न्यू मशीन, न्यू ऑटोमेटेड मशीन है, उसके साथ हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। कहता है ओल्ड मशीन जो है वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड हो चुका है, ठीक है, टैक्स परसेंट के हिसाब से, लेकिन अभी बुक में, हमारी बुक में इसकी वैल्यू पड़ी हुई है 2,40,000, मतलब कि इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू नील हो चुकी है, अब इस पर कोई डेप्रिसिएशन मिलने लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी बुक के हिसाब से, ठीक है, हमारी बुक के हिसाब से 2,40,000 अभी भी इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ओके। इसके बाद कहता है कि मशीन हैज़ बिगन causing problem with breakdown and it cannot fit more than 30,000। मतलब कि कहता है कि मशीन जो है अब चलता नहीं है, चलता है तो बंद हो जाता है, ऐसे एक प्रॉब्लम आने लगी है ओल्ड मशीन में। तो कहता है कि अब इसे अगर बेच भी देना है तो कहता है कि मोर देन, आपके पास कैन नॉट बी फिटेड मोर देन 30,000 रुपये से इसके ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि इस मशीन को अगर बेचने निकले तो 30,000 रुपये से तो ज़्यादा कंपलसरी मिल ही नहीं सकता, गारंटेड ये कह रहा है। लेकिन एक कोई भला मानस मिल गया, आगे देखते हैं, कहता है इफ़ द सोल्ड द मार्केट इन द, ठीक है, मार्केट में अगर बेचने जाए तो 30,000 से रुपये ज़्यादा मिल नहीं सकता, ठीक है। कहता है कि इट विल हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद तो उसकी कोई वैल्यू रहती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद कहता है कंपनी हैज़ ऑफर्ड, एक कंपनी है
जिन्होंने ऑफ़र किया है कि 1 लाख रुपीज़ में हम आपका ओल्ड मशीन ले लेंगे, बहुत बढ़िया। जिसके 30,000 भी नहीं मिलने हैं, उसका यहाँ पे ऑफ़र हमें मिला है। हम कंपनी है, हमें ऑफ़र मिला है कि हमें इसके 1 लाख रुपए दी जाएंगे अगर आप जो है इसके बदले न्यू मशीन हमारे पास से परचेज़ करते हो तो। बिल्कुल फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट जैसी ऑफ़र है, फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसी। ठीक है ना, दिवाली आती है तो कहता है कि 1,000 एक्स्ट्रा ऑफ ऑन एक्सचेंज। ठीक है, अगर एक्सचेंज करोगे तो 1,000 और ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही तरीका है। कहता है मशीन का 30,000 से ज़्यादा तो मिलना ही नहीं है, लेकिन आपको ऑफ़र दिया गया है कि अगर हमारे पास से एक्सचेंज करवाते हो तो 1 लाख रुपए देंगे आपका ओल्ड मशीन का। ठीक है, उतना काट के आपको रिमेनिंग पेमेंट करना होगा। तो ये ऐसी कोई ऑफ़र मिली है। हो सकता है यहाँ पे दिवाली चल रही होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है विच हैज़ बीन, आपके पास में विच हैज़ अ प्राइस, आपको कहता है कि न्यू मशीन की प्राइस कितनी है, 4,50,000। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कहता है यहाँ पे बिफोर अलाउंस फॉर ट्रेड इन, मतलब कि यहाँ पे जो प्राइस गिवन है वो मेन प्राइस है, मतलब कि 1 लाख अभी माइनस नहीं किया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। हाँ, स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन करके जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर चुपके से एग्जाम में इस तरीके से लिखा जाता है कि 4,50,000 यहाँ पे लिखा जाता है, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे ये लिख दी जाती है कि आफ्टर, ये नेट अमाउंट है, आफ्टर यहाँ पे एडजस्टिंग प्राइस। ये स्टूडेंट जल्दी जल्दी में पढ़ते नहीं है और यहाँ पे कह देते हैं कि यहाँ पे 4,50,000 टोटल है और इसमें से 1 लाख और माइनस करते हैं, जबकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होता है आफ्टर एडजस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड को अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे तो आपको लिखा है बिफोर अलाउंस, आपको फॉर द ट्रेड, मतलब कि अभी 1 लाख माइनस नहीं हुआ है। तो ये मेन प्राइस है न्यू मशीन की, जिसमें से 1 लाख रुपये माइनस होंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है कि कुछ इस तरीके से कहा जाता है ब्रैकेट में कि आफ्टर एडजस्टिंग 1 लाख रुपीज़। ठीक है, या फिर आफ्टर एडजस्टिंग ओल्ड मशीन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सी चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शांति से। इसके बाद कहता है कि एक्सपेक्टेड जो लाइफ है न्यू मशीन की वो 10 साल की है। ठीक है, और विथ सेल्वेज जो है वो आपको 10 साल के बाद सेल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी, 35,000। मतलब कि पहले आप आज परचेज कर लीजिए न्यू मशीन, 10 साल चलेगा, 10 साल जैसे ही ख़त्म होगा इसका यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा। अब इसे अगर बेचने निकलेंगे तो सेल्वेज वैल्यू 35,000 मिल जाएगी। बस इतनी बात कही। आगे कहता है कि कंपनी फ्रेट स्ट्रेट लाइन बेसिस डेप्रिसिएशन मेथड, मतलब कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज़ करती है। लेकिन कहता है बट, इंपॉर्टेंट वर्ड बट, कहता है फॉर द टैक्स पर्पज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है वो 7.5% के हिसाब से चलेगा। ठीक है, और कंसिडरिंग डेट दिस इज़ ओनली मशीन इन ब्लॉक ऑफ असेट, और आपको यहाँ पे चीज़ें गिवन है, ओल्ड मशीन और न्यू मशीन की कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि फ्रॉम द अबोव इन्फॉर्मेशन आपको ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना चाहिए या फिर नहीं, वो आपको बताना है। वेदर वेदर ओल्ड मशीन रिप्लेस विथ न्यू मशीन और नॉट। ठीक है, अगर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि हम ओल्ड मशीनरी और न्यू मशीन को चेंज करें या फिर ना, वो आप बताइए। तो देखिए, अगर बेनिफिट होता है तो चेंज करिए, बेनिफिट नहीं हो रहा है तो नहीं चेंज करना है। कैसे पता चलेगा सर बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको स्टेप ही लिखवा दूंगा डायरेक्ट, उसे फॉलो करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ी सी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, पे बैक पीरियड से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल रह गया था। पे बैक पीरियड तो वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, पे बैक पीरियड से रिलेटेड एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट में ले लेंगे। अभी सिंपली यहाँ पे आ जाइए। पे बैक पीरियड वैसे भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, राइट। ऐसे भी 3-4 क्वेश्चन तो हमने लिए, तो मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे स्पेशल केसेस क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफिकली हेडिंग देंगे। ठीक है, स्पेशल केसेस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल जो पार्ट है आपके मॉड्यूल में, ठीक है, पीछे क्वेश्चन जो है उसमें तो भर भर के इस टाइप के क्वेश्चन है, सारे ही करने पड़ेंगे हमारे को। ठीक है, चलिए देखिए,
एक पॉइंट एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर एक पॉइंट सबसे पहले पढ़े तो एक पॉइंट आपका होता है रिप्लेसमेंट पॉइंट। जहाँ पे आपको कहा जाता है कि कोई मशीनरी होती है या फिर कोई प्रोडक्ट होती है, उसे रिप्लेसमेंट किए करने का यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो पॉइंट क्या रहता है सर? रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट आपके पास में। तो रिप्लेसमेंट पॉइंट होता है, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, तो यहाँ पे रेफरेंस भी लिख लीजिए ताकि हमें पॉइंट जब हम पढ़ेंगे रिवीजन तो यहाँ पे रेफरेंस में हम यहाँ पे याद रख पाए कि इलस्ट्रेशन 18 हम अगर देखें तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड हो जाएगी। रिप्लेसमेंट का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो नेट प्राइस देख लो, कितना पेमेंट करना है, नेट प्राइस। अब जैसे कि फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से आप जो है फ़ोन को ऑर्डर करते हैं रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्राइस दिखाता है कि कितना पेमेंट करना है। वो नेट होता है, अगर आपको याद हो तो वो नेट होता है अमाउंट। ठीक है, वो नेट अमाउंट मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, एक आपने फ़ोन ओल्ड फ़ोन है, रिप्लेस करने जा रहे हैं, इसकी प्राइस दिखा रहा है 5,000 मिल जाएंगे, जिसके सामने आपको न्यू फ़ोन लेना है। न्यू फ़ोन कितने का? 20,000 का फॉर एग्जांपल। ठीक है, 5,000 मिलेंगे ओल्ड फ़ोन के बदले और 20,000 आपके परचेस कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, जैसे ही ऑर्डर करेंगे वो दिखाएगा 15,000 देने हैं। इसे क्या कहते हैं सर? यही है आपका नेट प्राइस, इसे ही हम कहते हैं नेट प्राइस है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि ओल्ड मशीन और न्यू मशीन का प्राइस एडजस्ट करके एग्जैक्ट पेमेंट कितना करना है वो सबसे पहले लिख लो। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा जाए तो 4,50,000 आपका टोटल प्राइस है, 1 लाख आपको मिल जाएंगे, तो 4,50,000 में से 1 लाख माइनस नेट कितना है सर? 3,50,000। तो वही है, 3,50,000 सबसे पहले लिख लो। ठीक है, नेट प्राइस लिख लो। इसके बाद स्टेप नंबर 2। अच्छा, ये ब्लैक पेन से लिखना था। ठीक है, अब सही है ब्लैक पेन से। ठीक है, सारी चीज़ें ब्लैक से लिखी है तो हम ब्लैक से ही लिखेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, कैश फ्लो को जो भी आपका है, ठीक है, मैं सिंपली डायरेक्ट कह देता हूँ कि ये जो नेट प्राइस निकल के आया ना, ठीक है, नेट प्राइस आपका निकल के आया, वो आपका क्या है सर? खर्चा। ये आपका क्या है सर? एक्सपेंस। खर्चा इतना हुआ ना, 3,50,000 का देना है, मतलब कि एक क्या है सर? आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, राइट। और क्वेश्चन में इनफ्लो की इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, और आउटफ्लो और इनफ्लो से क्या निकाल लीजिए आप? एनपीवी निकाल लीजिए, एनपीवी निकाल लीजिए। और स्टेप नंबर 3 आपको सिंपली यही देखना है कि एनपीवी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। ठीक है, स्टेप नंबर यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेशन ऐसा लिख दीजिए, कैलकुलेशन। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 एनपीवी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट। ठीक है, और नेगेटिव है और अगर नेगेटिव है तो नॉट एक्सेप्ट। बस इतनी सी चीज़ है, इतने से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे हार्ड नहीं होता। स्टूडेंट बेसिकली इसे हार्ड बना देते हैं। कई बार क्या होता है कि इतने यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है तो लगता है कि ये हार्ड है। बेसिकली कुछ भी हार्ड नहीं है, इतना सिंपल पॉइंट होता है कि सबसे पहले नेट प्राइस निकालिए। नेट प्राइस मतलब कि आपको इतना पेमेंट करना है, पेमेंट करना है मतलब कि आउटफ्लो है। तो अपना जो एनपीवी हमने फॉर्मेट बनाएगा, ईयर ज़ीरो में क्या लिखेंगे? यही नेट प्राइस। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें तो 3,50,000 पे करना है, ईयर ज़ीरो में ही है। ठीक है, तो ईयर ज़ीरो में क्या लिखेंगे? 3,50,000 और पीवी फैक्टर ऑलवेज 1 रहता है, तो ईयर ज़ीरो में 3,50,000। और बस इनफ्लो की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, उसे प्रेजेंट वैल्यू और पीवी फैक्टर से माइनस इंटू कर देंगे और पीवी फैक्टर आपके पास में पीवी निकल के आ जाएगा और एनपीवी निकाल लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात है। कहता है कि कई बार क्या होता है, सम टाइम क्वेश्चन सेड दैट, क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन सेड दैट साथ ही साथ लिखेंगे आप, क्वेश्चन सेड दैट
द डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ चीज़ें कहता है। द डेप्रिसिएशन इज नॉट एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है। और देखिए यहाँ पे अगर इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है तो वो अलाउेबल नहीं होता, राइट। वो डेप्रिसिएशन अलाउेबल नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन में कहा जाए कि इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं है, तो हमें फिर क्या करना है, हमें सिंपली एक ही काम करना है। देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रिकम्प्यूटेशन करनी पड़ती है। रिकम्प्यूटेशन रिकम्प्यूटेशन करनी पड़ती है यहाँ पे ऑफ इनफ्लो। इनफ्लो की वापस से आपको रिकम्प्यूटेशन करनी पड़ती है विथ एडजस्टिंग with adjusting depreciation as per income tax। depreciation as per इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है उसके हिसाब से वापस से कैलकुलेशन करके इनफ्लो निकालो, तो ही आपके पास में राइट माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा कहता है, और क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर में पूछना होता है, तो ऐसा तो कंपलसरी कहेगा ही कहेगा, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़े और उसके मार्क्स दिए जा सके, ठीक है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते। 10 नंबर 15 नंबर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते जहाँ पे आपको ये कहेगा कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक वर्किंग नोट बनानी होती है। सिंपल सी वर्किंग नोट होती है, ज़्यादा कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाए, लेकिन सिंपल ज़रूर है, ठीक है। सिंपल ज़रूर रहता है, तो ये ईजी रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट आप ज़रूर से डाउनलोड नोट डाउन करिए। ये आपके पास में नोट लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके पास में नोट है। रिप्लेसमेंट से रिलेटेड पॉइंट कवर हो जाता है, बस इतना ही है रिप्लेसमेंट में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कहता है कि रिप्लेसमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इलस्ट्रेशन नंबर 18, हेडिंग दे देंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। इसे हाईलाइट भी कर देंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 18, सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है। आंसर इज यस। वो कह रहा है ओल्ड मशीन से न्यू मशीन में जाना है, और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है कि क्या जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ओल्ड रिप्लेसमेंट का ही क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप 1, नेट प्राइस निकालिए। नेट प्राइस कितना है, या तो क्वेश्चन खुद डायरेक्टली देगा या फिर हमें ये दोनों की प्राइस बताएगा, हमें निकालना होता है। तो मैंने कि जैसे कि ऑलवेज कहा है कि सब कुछ अच्छे से पढ़ना, कि 4,50,000 आफ्टर एडजस्टिंग है या फिर बिफोर है। तो इसने कहा है कि ये तो मेन प्राइस है न्यू मशीन की, मतलब कि एडजस्ट हमें करना है। तो आपके पास में सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पे कहेंगे, स्टेप 1 ऐसा नहीं लिखेंगे, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपके पास में नेट प्राइस कितना है। नेट प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। नेट प्राइस आफ्टर एडजस्टमेंट लिखेंगे कि न्यू मशीन की प्राइस कितनी है। न्यू मशीन प्राइस, न्यू मशीन प्राइस कितनी है, 4,50,000। 4,50,000 ये रुपीज़ में है। इसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड मशीन का जितना कटेगा, ठीक है। ओल्ड मशीन
प्राइस। तो ओल्ड मशीन का कितना मिलेगा, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा नेट प्राइस, नेट प्राइस 3,50,000। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1 ख़त्म, नेट प्राइस निकल चुका। सेकंड क्या कहता है, अब एनपीवी निकाल लो और देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन ध्यान रहे सर, एक नोट लिखवा है कि अगर एनपीवी आपके पास में निकालना है, उससे पहले ये देखना कि इनफ्लो एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से ही है ना। अगर नहीं है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ने ये लाइन पढ़ा, कहता है कि हम तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन बट कहता है इनकम टैक्स ये कहता है कि रिटर्न डाउन मेथड से आपको फॉलो करना चाहिए था, जो 7.5% के हिसाब से रेट होता। तो आप तो गलत रह रहे थे। ठीक है, अगर गलत ले रहे हैं मतलब कि ये जो आपको डेप्रिसिएशन है जो आपने ले रखा है, ये क्या होगा सर, रॉन्ग। ये रॉन्ग डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ये कहता है कि आपको 7.5% रिटर्न डाउन से लेना था, और आप क्या कैसे ले रहे हैं सर, आप ले रहे हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, मतलब कि गलत कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपने ये डेप्रिसिएशन गलत ले रखा है। अगर डेप्रिसिएशन गलत ले रखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गलत आएगा। बेसिकली ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है सर, इनफ्लो। अगर अगर आपको याद है हमारा क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद होना ही चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, यही हमें इनफ्लो चाहिए होता है। इसके लिए अगर क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं गिवन होता तो हम निकालते हैं कि देखिए, इसको देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टॉक को देखिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिया जाता है। ये सारी चीज़ें देखिए, सेल में से ये सारी खर्चे माइनस करने के बाद क्या आ गया सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो माइनस कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या सर आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करती है, ये माइनस किया देखो। इसके बाद क्या मिलता है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, इनफ्लो, जो हमें चाहिए होता है। लेकिन ये नहीं ले पाएंगे हम, ये कैंसल करेंगे, बिकॉज इसमें जो डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर रखा है वो तो गलत है, वो गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें सही डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करना पड़ेगा और वापस से न्यू इनफ्लो निकालना पड़ेगा। यही तो दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, इसलिए तो ये पॉइंट लिखवा है कि अगर डेप्रिसिएशन सही नहीं है तो सही करके लिखो। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप के आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना होगा, उसके हिसाब से ही तो हमें करना है काम। तो एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स कितना होगा डेप्रिसिएशन, वो बताइए। ठीक है, तो वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बताइए, ओल्ड मशीन कितने साल चलने वाली थी, कितने साल तक डेप्रिसिएशन मिलेगा सर। ओल्ड मशीन जो है वो कहता था 10 साल चलने वाली थी, ये रहा। ठीक है, 10 साल के बाद उसकी कोई रीजनेबल वैल्यू नहीं होती, उसके बाद कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मतलब कि 10 साल चलने वाली थी। ये तो हमें पता चल गया, 10 साल यहाँ पे चलने वाली थी। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है सर, डेप्रिसिएशन आपको 7.5% के हिसाब से लगाना है। राइट, 7.5%। कितना का है, 7.5% ही का। 7.5% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन सर, डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होता है सर। अकाउंट में तो हम पढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू पे लगता है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कहीं पे मशीन की वैल्यू कितनी है वो तो कहा नहीं है। अभी यहाँ पे हाँ ये कहा है कि 30,000 से ज़्यादा मिल नहीं सकता, लेकिन उसकी मशीन की वैल्यू कितनी है वो तो नहीं कहा। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ये कैलकुलेशन होती है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इस पे कैलकुलेट होता है डेप्री एंड टैक्स। ये जो अमाउंट रहता है ना उस पे ही आपको ये 7.5% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। और ये याद रहे सर, WDV मेथड कहता है, WDV मेथड। ठीक है, WDV मेथड, तो ये चीज़ याद रखिए, WDV मेथड से कैलकुलेशन करना। अकाउंट में पढ़ चुके आपको आता ही होगा।
ठीक है, आइए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना है। तो डेप्रिसिएशन तो गलत है, लेकिन उसके पहले की तो सारी चीज़ें सही है। तो करिए, सेल हमारा हमारा मेन इनकम है, इसमें से खर्चा माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। करिए जल्दी से, सेल कितना है, 8,10,000। ठीक है, 8,10,000, इसमें से माइनस करते चलिए सारी की सारी कॉस्ट, मशीन, मटेरियल, सॉरी लेबर, वेरिएबल, फिक्स ओवरहेड, ये माइनस करिए तो -1,80,000, -135,000, -56,250 और -90,000। तो ये निकल के आएगा, ये रुपीज़ आपके पास में आ जाएगा। रुपीज़ कितना आ रहा है आपके पास में, 3,48,750, यही आ रहा है। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये गलत डेप्रिसिएशन है। सही डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कितने साल चलने वाला था मशीन, भूल गया मैं, 10 साल, हाँ 10 साल। तो 10 साल तक डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, 3। एक काम करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से नहीं, मैं हम जो अकाउंट में पढ़ते उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। सबसे पहले इतनी वैल्यू होती है, 3 पॉइंट कहाँ लिख रहा हूँ, बताइए मशीन की वैल्यू कितनी है। मशीन वैल्यू नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ पे वही वर्ड लिखता हूँ, PBDT। ठीक है, कितना है सर, 3,48,750, यही अमाउंट है। अब एक एक करके इसमें से 7.5% 7.5% माइनस करेंगे, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। लो जी, तो बताइए इसका 7.5% कितना आएगा। ये आएगा, पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे, 26,156.25। ये सर ईयर 1 है, ईयर लिखते जाएंगे साथ में, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन। तो आपके पास में WDV आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, माइनस करिए ज़रा। तो माइनस करेंगे 3,48,750। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 3,22,593.75। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है। ये तो आप अकाउंट में पढ़ते ही है, 7.5% 7.5% माइनस करते चलना है, और 10 साल तक, 10 से ज़्यादा फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5% माइनस करिए, इसका 7.5% कितना आएगा, 24,194.53,125। ठीक है, ये आ रहा है, ये माइनस करेंगे हम, ये ईयर 2 का। ऐसे 10 साल तक आपको कैलकुलेशन करनी है, ईयर 2 की कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, तो माइनस करिए इसका 3,22,593.75। तो ये आंसर आ जाएगा 29, मतलब कि यहाँ पे आ रहा है आपके पास में आंसर 298,399, मतलब कि 2,98,399.21875। ठीक है, WDV। इसमें से 7.5% माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका, 7.5% करेंगे तो ये आपके पास में आंसर आएगा। जल्दी से इसी तरीके से आगे कैलकुलेशन को ख़त्म करिए फटाफट से। मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके बता देता हूँ, फटाफट टाइम जाएगा वरना। ठीक है, ये लीजिए, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी पूरे के पूरे 10 साल की कर दी है। 10 साल में आपका कितना कितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली अब हम यहाँ पे NPV निकालेंगे। अब NPV के लिए देखिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे अब यहाँ पे सिंपली देखिए NPV जो है वो दो तरीके से निकल पाएगा। अब यहाँ पे जब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन होता है तो आप एक काम करिए, पूरे के पूरे ओल्ड मशीन का जो इनकम था, ठीक है, वो ये ईयरली इनकम है। ओबियसली आपकी टैक्स जो है वो ईयरली बेसिस पे होता है, तो ये ईयरली आपको इनकम दे रखी है। ठीक है,
अब दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। ईयरली इनकम जो है यहाँ पे, मतलब कि ओल्ड मशीन का आप पूरे का पूरा इनकम निकालिए, उस पे आप जो है उसे पीवी फैक्टर में कन्वर्ट करिए, उससे एनपीवी निकालिए, फिर न्यू मशीन का पूरा इनकम निकालिए, उसका फिर पीवी फैक्टर में कन्वर्ट मतलब कि एनपीवी निकालिए, और दोनों एनपीवी में से आप जो है देखेंगे कि माइनस करके, ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेके देखेंगे कि क्या एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। लेकिन इससे बेहतर मैं तरीका बता रहा हूँ, जो कि ऐसे मॉडल में इसी तरीके से है। कहता है कि एक काम करिए, जो नेट आपके पास में इंक्रीमेंटल है वो निकाल लीजिए, मतलब कि न्यू मशीन से कितना प्रॉफिट होने वाला है वो निकाल लीजिए, ओल्ड मशीन से कितना प्रॉफिट होने वाला है वो निकालिए, दोनों का इंक्रीमेंटल ले लीजिए और उसे ही डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा खर्चा कितना है और क्या आपके पास में इनकम है, राइट। तो हम जो है सिंगल सिंगल नहीं कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल ले लीजिए, क्योंकि अगर सिंगल सिंगल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपके पास में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देख लेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है वही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल इनकम कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल इनकम वो कितनी है, इंक्रीमेंटल इनकम, ठीक है, सिंपल है। तो देखिए अभी अभी ओल्ड मशीन का तो हमने अभी भी निकाला, ओल्ड मशीन का टोटल आपके पास में कितना प्राइस था, ये रहा। प्रॉफिट कितना है ओल्ड मशीन का, 348, ओल्ड मशीन का 348 है। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड मशीन का कितना है, 348,750, 348,750, 348,750। अब न्यू मशीन का कितना इनकम होगा वो बताइए, न्यू मशीन। तो न्यू मशीन की बात करें तो बताइए जल्दी से कैलकुलेटर में, 8,10,000, 8,10,000, इसमें से हम माइनस कर देंगे 126,250। इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें माइनस करते जाइए। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चीज़ें माइनस करेंगे, तो -1,10,000, -47,500, -97,500। तो यहाँ पे आंसर आएगा 4,28,750, ठीक है। मतलब कि न्यू मशीन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है। आपका इंक्रीमेंटल कितना हुआ, न्यू मशीन में जाने से इंक्रीमेंटल कितना हुआ, ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट डिफरेंस निकाल लीजिए, 348,750 का ही रहा। तो यहाँ पे आपके पास में 80,000 इंक्रीमेंट आ जाता है। अब 80,000 ये ईयरली बेसिस पे पर एनम, ठीक है। अब सिंपली 80,000 को डेप्रिसिएशन से माइनस करके उसे ही अगर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाए तो डायरेक्ट आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। वरना क्या होता है, ओल्ड आपका जी ये आपका ओल्ड मशीन का इनकम है, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करिए, हर साल का इसी तरीके से कैलकुलेशन करिए और उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, एनपीवी निकालिए। फिर क्या करना होता है, न्यू मशीन का जो ये इनकम है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करिए, एनपीवी निकालिए, दोनों का डिफरेंस भी लेना होता है, ठीक है, कि न्यू मशीन में ज़्यादा एनपीवी मिल रहा है या फिर नहीं, ऐसा चेक किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। तो इससे अच्छा कि हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेके अभी से ही डिफरेंस ले लिया और उसे ही डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या फिर नहीं, तो तुरंत पता चल जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे सिंपली 80,000 है आपके पास में, एक टेबल बनाएंगे हम, यहाँ पे टेबल बनाएंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो ईयर लिख देंगे, ईयर लिखेंगे 1, 2, 3। अच्छा यहाँ पे नहीं होगा 10 ईयर्स, पूरे का पूरा एक टेबल। मैं काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ईयर का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल 10 साल है। तो 10 साल यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 10 साल मशीनरी यूज़ करा है, डेप्रिसिएशन 10 साल लगेगा इसलिए। इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, इसका जो इनकम है इंक्रीमेंटल कितना है हर साल का, 80,000, ठीक है, हर साल का 80,000। तो यहाँ पे प्रॉफिट
ये 80,000 क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी अभी चार्ज नहीं किया है क्योंकि वो गलत था, इसलिए हमने यहीं से रोक दिया इसको और यहीं से कैलकुलेशन करते हुए हमने 80,000 निकाला। तो 80,000 पी बी डी टी 80,000 और 80,000 सब जगह 80,000 80,000 लिखेंगे। 80,000 80,000 तो टोटल 10 साल 80,000 अमाउंट। तो सबसे पहले तो हमने इनकम ही लिख दी 80,000 80,000 10 साल तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए हमारे पास में। ये आपके पास ये कंप्लीट। इसके बाद पीबी ये भी हमने लिख दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे और वापस से डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ठीक है। थोड़े से छोटे अक्षर रखना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद इस पर ही टैक्स हम चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे चार्ज हो जाएगा और टैक्स चार्ज करने के बाद हमारे पास में वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वही आपके पास में क्या आ जाएगा, इनफ्लो। तो आइए सबसे पहले इसमें डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को हमें लेस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 7.5%, 7.5% के हिसाब से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सारे के सारे ईयर के डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 26,156.25, तो ये सारे कॉपी पेस्ट ही हमें यहाँ पे करने हैं सिंपली। तो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले ईयर 1 में कितना आंसर आया था उसे हमें यहाँ पे लिख देना है, 26,156, 26,156.25, ठीक है। इसके बाद इस ईयर 2 में आपका 24,195.53। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 3 का 22,379.94। इस तरीके से ही सब में। ये लीजिए आपके सामने मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दिया। अब सिंपली क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या मिल जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यहाँ पे सिंपली डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे, आपके पास में पूरे का पूरा अमाउंट आ जाएगा। 80,000 माइनस 26,156.25। तो यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से आंसर आता जाएगा, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपका अमाउंट आता जाएगा। इसमें से हम 30% टैक्स माइनस करने के बाद डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से 30% टैक्स माइनस करना है, क्वेश्चन ने कहा है 30% टैक्स रेट है, क्वेश्चन ने यहाँ पे 30% टैक्स रेट है ये कहा है, ठीक है। टैक्स तो बदलता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो अमाउंट है उसमें 30% माइनस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने के बाद उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे वापस से, तो क्या मिल जाएगा, इनफ्लो। क्या मिल जाएगा, इनफ्लो। और जैसे ही इनफ्लो मिल जाएगा उसे पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि पीवी फैक्टर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो डायरेक्टली सारा का सारा पीवी फैक्टर लिखेंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपको एनपीवी मिल जाएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास में क्या चीज़ हो जाएगी, एनपीवी अगर पॉजिटिव आएगा तो हमारे पास में वो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पे ईयर 0 भी खर्चा भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ईयर 0 राइट लास्ट में भी माइनस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी ईयर 0 इनफ्लो में 3,50,000 माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ये कंप्यूटराइज होगा, इसलिए पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में सही है।
ये कैलकुलेशन हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें 30% माइनस करेंगे, ये कॉलम हम नहीं बनाएंगे चलेगा। 30% हम माइनस करके डायरेक्ट इनफ्लो निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो 53,750 है, ये पॉइंट में डिफरेंस है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ 750 है, इसमें से 30% डायरेक्ट माइनस करेंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30% माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना था, 26,250 इनकी तरफ से। यहाँ पे मॉड्यूल के हिसाब से 250 ही है, लेकिन हम हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो यह आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो डायरेक्ट ये हमारी कैश फ्लो, इतनी ही कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले पीबीडीटी डेप्रिसिएशन लेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताएंगे, उसके बाद 30% डायरेक्ट माइनस करके यही कॉलम दिखाएंगे और इनफ्लो आपके पास में आ जाएगा। और फिर हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये कॉलम आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनफ्लो आपको मिल जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से 3,50,000 माइनस करेंगे। और ध्यान रहे लास्ट ईयर में आपको सैलवेज भी मिलनी है, ठीक है। सैलवेज भी मिलनी है तो उसे भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वो भी आपकी एक तरीके से इनकम है, लेकिन लास्ट ईयर में मिलता है तो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हम करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके पास में आ जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसे सबसे पहले आप इतनी चीज़ों को ट्राई करिए यहाँ तक निकालने की। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले आप इतनी चीज़ों को निकालने की कोशिश करिए कि क्या आप इतना कर पाते या फिर नहीं।